यार ये जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर करते करते आप लोगों ने इस चीज पे कभी ध्यान दिया है क्या? चलो आलू प्याज टमाटर का प्राइसेस कंपेयर करते हैं। दिसंबर 2023 वर्सेस नवंबर 2024। ठीक है, सबसे पहले प्याज का रेट दिसंबर 2023 में अराउंड 46 रुपीज, ये ऑल इंडिया एवरेज रेट है। और 2024 में प्राइस 57, इंक्रीज कितना? 25% इंक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं टमाटर की। टमाटर 2023 दिसंबर का प्राइस अराउंड 35 रुपीज और 2024 का प्राइस अराउंड 51 रुपीज। प्राइस इंक्रीज कितना हुआ? 48%। हाँ, और फाइनली आलू के रेट की बात करते हैं। 2023 का प्राइस अराउंड 23 रुपीज और वही प्राइस नवंबर 2024 में पहुंच जाता है 37 रुपीज, इंक्रीज ऑफ अबाउट 61%। एक हफ्ते पहले लेने गई थी तो 60 रुपए किलो थे, अब कल लेने गई हूँ तो 120 रुपए किलो। और वो भी टमाटरों का आप हाल देख सकते हैं, कहीं से गले हैं, कहीं से ये वाइटिश में है। It is an annual deja vu that is hitting India's most vulnerable and the middle class. और इस बीच में टमाटर कभी कभी 100 रुपए से ज्यादा भी हो जाता है, क्या ही कर सकते हैं, खरीदना तो पड़ेगा ही। ओ हाँ, तूर दाल का प्राइस इंडेक्स तो हैज डबल्ड इन द लास्ट 5 years, डबल्ड। और इस सब के बीच में गवर्नमेंट हमें ये समझा रही है कि पॉपकॉर्न में अगर थोड़ा सा शुगर ऐड हो जाए तो कैसे 5% जीएसटी को 18% गवर्नमेंट पहुंचा सकता है। अब आदत पड़ गई है, नहीं राइट? देखो, आरबीआई को क्रेडिट देना बनता है। दुनिया भर में इतने अनसर्टेनिटीज चल रहे हैं, वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, फिर भी इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो 4 से 6% के बीच में ही रहा है। बट हियर इज व्हाट द हेडलाइंस डोंट टेल यू। ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसका एक पार्ट होता है फूड इन्फ्लेशन, और पिछले पूरे साल में आर फूड इन्फ्लेशन हैज बीन मोर देन 8%। इनफैक्ट इस अक्टूबर में द फूड इन्फ्लेशन क्रॉस्ड 10%। एंड इन केस यू हैवंट रियलाइज्ड, फूड इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर आरबीआई का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। फूड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट द गवर्नमेंट डज, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन मेनली अगर आप सोचोगे तो एक सप्लाई साइड प्रॉब्लम है कि फार्मर्स कितना कमाते हैं, कितना उगाते हैं, कितने प्राइस में वो बेचते हैं, कितना एक्सपोर्ट होता है, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। अब देखो, एक स्टैंडर्ड वेज थाली जिसमें रोटी, चावल, दाल, आलू प्याज की सब्जी, एक डेजर्ट और सैलेड, ये सब होता है। एक स्टैंडर्ड थाली का जो प्राइस है वो मेजर किया जाता है इंडिया में इन्फ्लेशन को समझने के लिए, और ये जो स्टैंडर्ड थाली का रेट है वो 20% बढ़ चुका है पिछले साल से, 20%। तो इंडिया में अभी चल क्या रहा है भाई? खाना महंगा होता जा रहा है, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रहा। देखो, लेट्स बी रियल, इंडिया में फूड प्राइसेस जो है वो नेचर पे बहुत डिपेंडेंट है, क्लाइमेट पे बहुत डिपेंडेंट है। ज्यादा बारिश, कम बारिश, अनसीजनल रेनफॉल, स्नोफॉल, ड्राउट, जो भी होता है सीधे सीधे फार्मर्स और उनके फार्म्स पे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। बट यहाँ पे सवाल ये है कि इंडिया में इतना फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, द रियल क्वेश्चन इज, क्या गवर्नमेंट ने एनफ मेजर्स लिया है और टाइमली मेजर्स लिया है इंडिया में फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? चलो इस बात पे बात करते हैं, और वीडियो के एंड में मैं एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट और आरबीआई में कुछ लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, यानी कि जो सीपीआई का इन्फ्लेशन डेटा है, उसमें से फूड इन्फ्लेशन हटा ही दे। क्यों गवर्नमेंट ऐसा सोच रहा है और क्या ऐसा करना चाहिए? मैं अपने चैनल में इंडियन इकोनॉमी के हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करता हूं, डेटा बैक्ड, नो नॉनसेंस स्टोरीज। तो इस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कैसे बात नहीं करते? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, 2023 जुलाई, फूड इन्फ्लेशन पहुंच जाता है 11.5%। इंडियन गवर्नमेंट सडनली आउट ऑफ नोवेयर नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट बंद कर देता है। अब इसका जो रीजन है वो सिंपल इकोनॉमिक्स है। गवर्नमेंट कहता है कि अगर एक्सपोर्ट बंद कर देंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में नॉन बासमती राइस का सप्लाई बढ़ जाएगा, और सप्लाई बढ़ जाएगा मतलब प्राइसेस विल कम डाउन। सिंपल इकोनॉमिक्स, राइट? बट क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा होता है?
बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि ये गवर्नमेंट का एक नी जर्क रिएक्शन है, यानी कि ज्यादा कुछ सोचा नहीं, बस इमीडिएटली रिएक्ट किया और ये एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये था कि इंडिया अर्नड अ बैड नेम थ्रू आउट दी वर्ल्ड। लेट्स अंडरस्टैंड हुआ क्या। सबसे पहले तो ये कि प्राइसेस पे कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ा। स्टैटिस्टा का ये जो राइस प्राइस इंडेक्स है ये दिखाता है कि उसी साल के दिसंबर तक राइस का प्राइस बढ़ता रहा। बिजनेस स्टैंडर्ड का भी ये दिसंबर 2023 का आर्टिकल कोट करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चीफ को, जो बड़े ही टेंस तरीके से कहते हैं कि भैया फूड इन्फ्लेशन 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ चुका है। एंड इज बेसिकली रिक्वेस्टिंग द ट्रेडर्स कि भाई सरकार से आके और सप्लाईज ले लो और मार्केट में और राइस का सप्लाई बढ़ाओ सो दैट द प्राइसेस कम डाउन। ये दिसंबर का रिपोर्ट है और बैन हुआ था जुलाई में। एंड डू यू नो इस सब का असर सबसे ज्यादा किस पे पड़ा? अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स पे। कैसे? देखो, इंडिया में जब हार्वेस्ट होता है, जो इंडिया में अ बल्क ऑफ द प्रोक्योरमेंट फ्रॉम दीज फार्मर्स गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट ट्रेडर्स करते हैं। प्राइवेट ट्रेडर्स यानी कि जो फार्मर्स से खरीदते हैं फिर या तो मार्केट्स में बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। अब जब इंडिया ने ये एक्सपोर्ट बैन कर दिया तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने रियलाइज किया कि अरे यार, ये तो जो हाई प्राइस में हम एक्सपोर्ट करके कमाते हैं वो तो अब कमा नहीं सकते, बट दे हैड टू प्रोटेक्ट देयर मार्जिन्स। और मार्जिन्स प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट्स में भी लगभग उसी प्राइस में बेचा उस राइस को। लेकिन फार्मर्स से उन्होंने नेगोशिएट किया कि भैया देखो, अब एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा, तो हम वो हाई प्राइस से आपसे नहीं खरीद सकते जितना हम पहले करते थे जब हम एक्सपोर्ट के लिए आपसे खरीदते थे। Basically, the farmers lost out and they had to satisfy themselves with lower prices for their produce. और इसी चक्कर में ये सारे फार्मर्स गवर्नमेंट के पास भी पहुंच गए। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि भैया अब एक्सपोर्ट के लिए तो हमारा प्रोड्यूस जा नहीं रहा, तो आप हमसे एमएसपी से ज्यादा प्राइस में खरीद लो, अदरवाइज आवर इनकम्स विल क्रैश। So there was this big mismanagement regarding procurement of rice जब ये बैन हुआ, जिससे नुकसान तो फार्मर्स का हुआ। राइस के प्राइस में ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बट सबसे बड़े बेनिफिशियरीज बने ये मिडलमैन, ये ट्रेडर्स। और ये तो सिर्फ इंडिया के अंदर की बात है। What happened globally was quite shocking। देखो, एक चीज हमें समझने की जरूरत है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस तो है ही, हम सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस एज वेल। इनफैक्ट दुनिया में जितना राइस एक्सपोर्ट होता है 40% उसका शेयर इंडिया कमांड करता है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं जो कंप्लीटली इंडियन एक्सपोर्टेड राइस पे डिपेंड करते हैं। एंड व्हेन सडनली इंडिया डिसाइडेड टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ दिस राइस, दे वेंट into a panic mode. In fact, लोग बोलने लगे कि इंडिया के इस मूव के लिए there might be a global food crisis। जैसे ही इंडिया ने बैन किया, internationally the price of the rice just shot up and the whole world including the WTO questioned India। Can you believe कि इंडिया के बैन करने के एक साल के बाद भी इंटरनेशनली राइस का प्राइस बढ़ता रहा। यार देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट का प्रायोरिटी तो इंडियंस ही होंगे। अगर इंडिया प्रॉब्लम में है, इंडिया विल टेक स्टेप्स टू फर्स्ट सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम यहाँ ये हुआ कि बहुत लोगों ने बोला कि दिस वाज अ नी जर्क रिएक्शन, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका इम्पैक्ट, इसके इफेक्ट्स ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं गया और एक रिएक्शन की तरह, स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन की तरह एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया गया था। 2022 में भी जब वीट का इन्फ्लेशन ऐसे हाई हो गया था तो इंडिया ने भी वीट का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। एंड यू नो व्हाट वाज फनी इन ऑल दिस? एक महीने पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बाइडेन को बोला था कि भैया अगर WTO हमको ग्रेन्स एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन दे दे, देन वी विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। एंड उन्होंने एक बहुत बड़ा लाइन मारा कि इंडिया विल फीड द वर्ल्ड। और उसके एक महीने बाद इंडिया डिसाइड्स टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ वीट, क्योंकि सडनली दे रियलाइज्ड अरे यार, ये तो हमारे कंट्री में ही वीट का इन्फ्लेशन इतना पहुंच गया है, हमारे सारे एस्टिमेट्स ही गलत हो गए हैं। दिस इज हाउ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट लुक्स लाइक।
एक और चीज जो बहुत सरप्राइजिंग है हमारे कंट्री में, कि आज भी इंडिया इतना ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, फिर भी एग्रीकल्चर का जो सप्लाई चेन है पूरा इज इन शैम्बल्स, इज इन वेरी पुअर कंडीशन। और ये बहुत बड़ा एक रीजन बनता है इंडिया में फूड इन्फ्लेशन का। देखो, किसी भी चीज का प्राइस क्यों बढ़ता है? बेसिक इकोनॉमिक्स तो यही कहता है कि जब सप्लाई कम हो जाता है कंपेयर्ड टू इट्स डिमांड, तो क्या इंडिया में हमेशा सप्लाई यानी कि हार्वेस्ट कम हो जाता है? नहीं। हियर्स अ शॉकर फॉर यू। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारे कंट्री में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब आप सोचो कि उगाते वक्त जो भी अनसर्टेनिटीज फेस करनी पड़ती है फार्मर्स को, जैसे बारिश, मौसम, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, उसके बाद हार्वेस्ट के बाद भी हमारे कंट्री में लगभग $18.5 बिलियन का फूड वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन अ सप्लाई चेन। $18.5 बिलियन वर्थ ऑफ फूड। और ये सरकारी रिपोर्ट है बाय द वे, दिस इज अ रिपोर्ट बाय NABARD। 50 मिलियन मेट्रिक टन of food crops are wasted just because we don't have adequate cold chain storage systems। हमारा एग्रीकल्चर का सप्लाई चेन सिस्टम कितना ब्रोकन है उसका और एग्जांपल्स देता हूं। 2015-16 में इंडिया में बम्पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हार्वेस्ट होता है। इनफैक्ट वेजिटेबल्स इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है दैट्स द मैक्सिमम इंडियन फार्मर्स हैड एवर प्रोड्यूस्ड। बट उसी साल के जून जुलाई में फूड इन्फ्लेशन रीचेस 14%, द वेजिटेबल इन्फ्लेशन रीचेस 14%। ऐसे कैसे हो जाता है? मिंट का ये रिपोर्ट कोट करता है नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के हेड को, जो बोलते हैं द प्रॉब्लम इज दैट द बम्पर हार्वेस्ट इज नॉट रीचिंग द एंड कंज्यूमर ड्यू टू लैक ऑफ एफिशिएंट सप्लाई मैकेनिज्म। थिंक ऑफ द प्रॉब्लम दिस वे, we are capable of handling only 60% of the produce, the rest is going waste। ग्राउंड में क्या चल रहा है, जब ये रियलिटीज पता चलती है तब दिमाग और खराब होता है। हमारा सप्लाई चेन सिस्टम इतना खराब है कि ऐसे भी सिचुएशंस इंडिया ने देखे हैं कि दिल्ली में 25 रुपए किलो प्याज बिक रहा है और वहीं पे महाराष्ट्र के फार्मर्स 1 रुपए में अपना हार्वेस्ट, 1 रुपए पर किलो में अपना हार्वेस्ट बेचने में मजबूर हो रहे हैं। कर्नाटका में फार्मर्स अपने टमाटर का जो हार्वेस्ट है वो रोड साइड फेंक रहे हैं बिकॉज द होलसेल प्राइसेस हैव क्रैश्ड। यही चीज हमें 2019 में बैंगलोर में भी देखने को मिला प्याज के केस में। यूपी में आलू के फार्मर्स को भी अपने हार्वेस्ट को सड़ने देना पड़ा because of lack of efficient supply chain, procurement and crashing of wholesale prices। 2024 का डेटा चाहिए, चलो वो भी बात कर लेते हैं। As per a report, इंडिया में अभी लगभग 60 to 70% ऑफ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर भी एक भी कोल्ड चेन स्टोरेज नहीं है, और अगर है भी तो इट इज यूटिलाइज्ड by less than 15% यूटिलाइजेशन है उसका। उसके अलावा हर साल हम ये सुनते हैं कि होर्डिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। ट्रेडर्स मन चाहे आलू प्याज को होर्ड करते अपने पास बचा के रखते हैं आर्टिफिशियली प्राइसेस को इन्फ्लेट करने के लिए, एंड दैट इज हाउ फूड इन्फ्लेशन राइजेस। क्या गवर्नमेंट इफेक्टिवली टैकल कर पाया है ये होर्डिंग का प्रॉब्लम? हाँ, सरप्राइजिंग तो ये बात है कि ये सप्लाई चेन में द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ द हार्वेस्ट इटसेल्फ। देखो, गवर्नमेंट प्रोक्योर करता है फार्मर से, राइट, और अपने गोडाउन्स में जाके रखता है। यहीं पे इंडिया में ग्रॉस मैनेजमेंट होता है, जो इस साल पंजाब के फार्मर्स के साथ हो रहा है। जो सरकारी गोडाउन्स है उसमें पिछले साल का ही पैडी पड़ा हुआ है, तो गोडाउन्स में इस साल के हार्वेस्ट को खरीद के स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है, तो फार्मर्स के पास उनका हार्वेस्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है। यार, इंडिया में फूड इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीजंस बन जाते हैं अदर देन द क्लाइमेट। एक बहुत बड़ा रीजन तो अपना फ्यूल प्राइस ही है, डीजल का प्राइस, बिकॉज द इंटायर ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम थ्राइव्स ऑन डीजल, राइट। अब सोचिए, इंडिया में इतना हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, आप लोगों ने कितनी बार ये गवर्नमेंट से सुना है कि चलो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ टाइम के लिए टैक्स पे, जो फ्यूल पे टैक्स लगता है उस पे कट हम करेंगे। इनफैक्ट ग्लोबली क्रूड प्राइसेस तो क्रैश कर रहा है, लेकिन इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फूड इन्फ्लेशन चाहे कहीं भी पहुंच जाए। तो
इंडिया में फूड इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए जो पॉलिसी के डिसीजंस होते हैं वो मेनली एज अ रिएक्शन होते हैं। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट हमको नहीं देखने को मिला है। इंडिया में आज भी सप्लाई चेन इज अ बिग प्रॉब्लम एंड बिकम्स अ बिग रीजन फॉर इन्फ्लेशन इन फूड प्राइसेस। उसके अलावा फ्यूल प्राइसेस हैव बिकम अ बिग रीजन फॉर इन्फ्लेशन इन फूड। तो इसी वजह से ही आरबीआई और गवर्नमेंट के कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि फूड इन्फ्लेशन को सीपीआई से हटा ही देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, फूड इन्फ्लेशन तो हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम तो हाई रहता ही है। अब फूड इन्फ्लेशन के चक्कर में सीपीआई भी हाई रहता है। तो आरबीआई भी जब सेंट्रल रेट का डिसीजंस लेता है बेस्ड ऑन हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो उसको भी ये हाई इन्फ्लेशन को एड्रेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से बोरोइंग रेट्स हाई हो जाते हैं। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि यार फूड इन्फ्लेशन को अलग ही कर दो, सो दैट आरबीआई के डिसीजंस यानी कि जो बोरोइंग रेट के डिसीजंस हैं वो फूड इन्फ्लेशन के वजह से इन्फ्लुएंस ना हो। डू यू अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट एंड डू यू थिंक हमारे देश में गवर्नमेंट हैज बीन इफेक्टिव इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड इन्फ्लेशन? कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज जॉइन द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू लेटर।